आज के वीडियो में हम लोग जुलाई में होने वाले सीटेट एग्जाम के डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। वैसे तो सीटेट के सिलेबस में कोई खास चेंजिंग नहीं हुआ है, हाँ बट क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले सीटेट का हम फुल फॉर्म समझते हैं। सीटेट का फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये परीक्षा सीबीएसई के द्वारा आयोजित की जाती है। जिस तरह आपको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री लेनी होती है, सेम उसी तरह से शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप एक शिक्षक बनने की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अब तो सीटीईटी का एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी आपको बीपीएससी का एक एग्जाम और क्वालिफाई करना होगा, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। मतलब शिक्षक बनना अब आसान नहीं रह गया है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब सीबीएसई ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सीटेट का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का नाम होगा क्या, तो सीटीईटी 2023 एग्जाम। मतलब 23 में जुलाई में होने वाला ये एग्जाम का हम लोग डिटेल से सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ड्यूरेशन क्या होता है सीटेट एग्जाम का, तो 2.5 आवर मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम होता है हर पेपर के लिए। मतलब पेपर 1 के लिए भी 2.5 घंटा होगा और पेपर 2 के लिए भी 2.5 घंटे का टाइम होगा। 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और लैंग्वेज जो होता है एग्जाम का, ये कुल 22 लैंग्वेज में एग्जाम होता है। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होता है 150 मिनट का एग्जाम होता है। 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। मतलब दोनों पेपर 150 मार्क्स का होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम का मोड क्या होता है, ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होता है। मार्किंग स्कीम क्या है, तो 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। मतलब हर करेक्ट आंसर के लिए, मतलब सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप रॉन्ग आंसर भी करते हैं तो आपको कोई भी निगेटिव मार्क नहीं मिलेगा। कहने का मतलब मार्क्स आपका कट नहीं होगा। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो सबसे मेन हमारा जो टॉपिक होता है वो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है। हालांकि पेडागोजी तो आपके हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, मैथमेटिक्स में भी रहेगा, एनवायरमेंट स्टडीज मतलब ईवीएस में भी आपका पेडागोजी रहेगा। बट ये एक अलग से टॉपिक हमारा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। मतलब 5 पार्ट में हमारा पेपर 1 बटा हुआ है। अगर आप सिर्फ 1 से 5 के लिए अगर फिल करना चाहते हैं फॉर्म, तो पेपर 1 आप फिल करेंगे। वहीं अगर आप 6 to 8 भी भरना चाहते हैं, 6 to 8 भी अगर आप फिल करना चाहते हैं, तो पेपर 2 भी आप भरेंगे। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर आपको फिल करना है। पेपर 2 में मैथ्स और ईवीएस के बदले आपको सोशल स्टडीज हो जाता है, या नहीं तो साइंस और मैथ्स हो जाता है। मतलब साइंस वाला जो फैकल्टी रहेगा उसके लिए साइंस या मैथ्स का आपका आ जाएगा, और एसएसटी वाले जो फैकल्टी वाले रहेंगे उनके लिए सोशल साइंस का आ जाएगा। वहीं इसमें सीडीपी कॉमन होता है, हिंदी भी कॉमन होता है। मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, मतलब इंग्लिश अगर आप ले रहे हैं तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपका कॉमन होता है। अगर हम पेपर 1 के मार्किंग स्कीम की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब सीडीपी से कुल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका रहता है। लैंग्वेज 1 की बात करें, चाहे आप हिंदी ले चाहे इंग्लिश ले या जो भी उर्दू, आपका जो भी एक लैंग्वेज होगा, वो लैंग्वेज आपका फर्स्ट लैंग्वेज जो रहेगा उसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का होगा। वहीं लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। और ईवीएस से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का रहेगा। कहने का सेंस हुआ कि टोटल क्वेश्चन आपसे 150 पूछे जाएंगे और मार्क्स भी आपको 150 मिलेगा। और टोटल आपका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है, 150 मिनट का, मतलब 2.5 घंटे का रहता है। सीटेट वालों का ये 150 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, जिसका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 30 मार्क्स का रहता है। लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं। लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं। अब साइंस फैकल्टी वाले स्टूडेंट के लिए मैथ्स और साइंस दोनों मिलाकर के 30 और 30, मतलब 30 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। कुल मिला के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं जिनका एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज फैकल्टी होता है, उनको सोशल स्टडीज से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। सोशल स्टडीज का टॉपिक हो जाएगा हमारा हिस्ट्री होता है, सिविक्स होता है और ज्योग्राफी होता है। ये तीनों टॉपिक से मिलाकर के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब पेपर 2 में भी कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल मार्क्स कितना होता है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और इसका टाइम ड्यूरेशन भी 150 मिनट का होता है। मतलब 150 का कॉम्बिनेशन यहाँ भी चलता है। पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। सीटेट परीक्षा पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 90 अंक मतलब 90 मार्क्स लाने होते हैं। वहीं अगर आप ओबीसी एससी या एसटी से हैं तो आपको मात्र 82 मार्क्स लाने होते हैं। सीटीईटी जो होती है वो 22 भाषाओं में कराया जाता है। भाषा 1 और भाषा 2 चुनते समय सावधानियां रखें। कहने का सेंस हुआ कि भाषा 1 आप वही रखें, लैंग्वेज 1 आप वही रखेंगे जो आपकी सबसे अच्छी तरीके से बनती है। कहने का मतलब जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज होगा वो आप लैंग्वेज 1 रखेंगे। अगर हिंदी का नॉलेज आपको अच्छा है तो लैंग्वेज 1 आप हिंदी रखेंगे, और अगर इंग्लिश का नॉलेज आपका अच्छा है तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश रखेंगे। वहीं दूसरी भाषा में जिस भाषा का ज्ञान आपको पहले से अपेक्षा कम है, कहने का सेंस हुआ कि लैंग्वेज 1 से जिसका हमें कम ज्ञान होगा
वो हम लैंग्वेज 2 में रखेंगे। अगर हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में हिंदी का ज्ञान ज्यादा है तो लैंग्वेज 1 हमारा हिंदी रहेगा और इंग्लिश हमारा लैंग्वेज 2 हो जाएगा। वहीं अगर हमको इंग्लिश में ज्यादा नॉलेज है तो लैंग्वेज 1 हम इंग्लिश रखेंगे और लैंग्वेज 2 हम हिंदी ले लेंगे। उसके बाद कह रहा है सीटीईटी देने के लिए योग्यता आपके पास बीएड या डीएलएड या बीटीसी डीएलएड बीएलएड कुछ भी होना चाहिए। इसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा या डिग्री होगा तो आप 12th या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो सीटेट का आप एग्जाम दे सकते हैं। और इसका जो प्रमाण पत्र होता है मतलब सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो होता है वो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। मतलब एक बार आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम देने की जरूरत नहीं। हालांकि मार्क्स आप इंक्रीज करने के लिए, अगर आपको मार्क्स कम है तो मार्क्स बढ़ाने के लिए आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं और हर एक सर्टिफिकेट और हर एक मार्कशीट आपका वैलिड होगा। कहने का सेंस हुआ कि अगर फर्स्ट बार आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको 120 मार्क्स आ रहा है और फिर आप चाहते हैं कि इससे इंक्रीज करें, बट हो सकता है मे बी इसको बैड लक कह लीजिए कि कहीं आपको 100 मार्क्स ही आ गया सेकेंड वाले अटेम्प्ट में, तो आप आराम से फर्स्ट वाले अटेम्प्ट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जॉब में लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीटेट का हर एक सर्टिफिकेट हर एक मार्कशीट आपका वैलिड होगा और वो लाइफ टाइम आपका वैलिड रहेगा। अब सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके मेन टॉपिक को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें के टॉपिक हमारे क्या है तो विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, मतलब डेवलपमेंट का हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उसके बाद बच्चों के विकास के सिद्धांत, अलग अलग जो वाइगोत्स्की है पियाजे है वो जो अलग अलग सिद्धांत दिए हैं उनका हमें सिद्धांत भी ध्यान रखना है। उसके बाद है आनुवांशिक और पर्यावरण से प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी हमारा टॉपिक है। उसके बाद चौथा टॉपिक होता है सामाजिकरण प्रक्रिया, जैसे सामाजिक दुनिया और बच्चे मतलब शिक्षक माता पिता साथी इस सब के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं कैसे सीखते हैं, ये हमारा टॉपिक हुआ। उसके बाद है पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की, ये सब हमारा टॉपिक हुआ। फिर बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का यहाँ पे बात होगा। इंटेलिजेंस की बात होगी, बहुआयामी की बात होगी, मल्टी डायमेंशनल की बात होगी, भाषा और विचार लैंग्वेज और थॉट की बात होगी। उसके बाद कह रहे हैं एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह, लिंग रूढ़िबद्धता, ये सारा आपका टॉपिक इसमें आ जाएगा। फिर शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग समुदाय के आपके पास स्टूडेंट आएंगे तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद है सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब सीसी की बात हो रहा है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर कह रहा है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। कहने का सेंस हुआ कि हमें आलोचनात्मक सोच, कहने का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को हमें डेवलप करना है बच्चों में। फिर बात आते हैं सामाजिक शिक्षा और अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। ये 5 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। पहला इसका टॉपिक है वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना, मतलब अलग अलग जो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो स्टूडेंट है उनको भी एक साथ हमें लेकर के चलना है। दूसरा टॉपिक इसका है सीखने की कठिनाइयां, इसके बारे में हमको समझना है, मतलब डिफिकल्टीज बच्चों को कहाँ आ रही है, ये भी हमारा इसका टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक होता है प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से विकलांग, मतलब एड्रेसिंग द टैलेंटेड, टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली जो बच्चे होंगे, रचनात्मक मतलब क्रिएटिव जो स्टूडेंट होंगे या स्पेशली एबल्ड अगर कोई लर्नर है तो उनको भी एक साथ हमें लेकर के चलना है। अब यहाँ पे पेडागोजी का जो तो चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक हो गया। पेडागोजी से मात्र इसमें सीडीपी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि सीडीपी तो टोटल का टोटल पेडागोजी है, लेकिन फिर भी इससे 10 ही क्वेश्चन आपको पेडागोजी के पूछे जाएंगे, क्योंकि इधर जो आपको 20 क्वेश्चन बच रहे हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा, मतलब बच्चों का विकास कैसे होता है, किस तरह से समाज में रह करके वो सीखते हैं, ये सारा टॉपिक उसका रहता है। अब यहाँ पे शिक्षा शास्त्र की बात करें तो पहला इसका टॉपिक होता है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, मतलब बच्चे किस तरह से सीखते हैं वो हमें समझना है। दूसरा टॉपिक होता है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, बच्चों के सीखने की रणनीतियां, ये सारा टॉपिक होता है। तीसरा कह रहा है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, मतलब बच्चे को हमें लिटिल साइंटिस्ट समझना है या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर हमें समझना है। चौथा टॉपिक कह रहा है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा है, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, मतलब अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसकी त्रुटि को हमें नजरअंदाज नहीं करना है और उस त्रुटि के लिए हमें उसे डांटना भी नहीं है, बल्कि उस त्रुटि को एक अधिगम का हमें हिस्सा समझना है कि बच्चे अगर गलती करेंगे तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे। आगे का टॉपिक कह रहा है अनुभूति और भावना है, मतलब कॉग्निशन और इमोशन की भी बात कर रहा है, बच्चों के इमोशन को भी हमें ध्यान रखना है। प्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन भी करना है, मतलब बच्चों को हमें मोटिवेट करना है तभी वो अच्छे ढंग से सीख पाएगा। उसके बाद कह रहा है सीखने में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, मतलब जो फैक्टर हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है लर्निंग में, जैसे कि पर्सनल हुआ या इन्वायरमेंट फैक्टर हुआ, इस सब चीज को भी हमें कवर करके चलना है। वहीं दूसरा टॉपिक लैंग्वेज 1 की बात करें जिससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन मतलब भाषा समझ से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसका टॉपिक है अनदेख अंशों को पढ़ना, गद्यांश रहेगा, इसमें नाटक वगैरह इस तरह का रहेगा, कविता रहेगा, ये सारा टॉपिक इसका होता है।
वैज्ञानिक, कथा या विवेचनात्मक, ये सारा टॉपिक हो सकता है। और फिर भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी से 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन कंटेंट के हो गए और 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के पूछे जाएंगे। पेडागोजी का इसका टॉपिक है हिंदी का। हालांकि हिंदी, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज की अगर बात करें तो हर लैंग्वेज का पेडागोजी का टॉपिक ये सेम आपको मिलेगा, ठीक है। बस उसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। जैसे सीखना और अधिग्रहण मतलब लर्निंग और एक्विजिशन की बात करें तो हिंदी में भी वही टॉपिक है और इंग्लिश में भी सेम वही टॉपिक है, जरा सा कभी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मेन टॉपिक हो गया सीखना और अधिग्रहण मतलब लर्निंग और एक्विजिशन की बात हो रही है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचार, विविध कक्षाएं, भाषा सिखाने की चुनौतियां, भाषा कौशल, भाषा की समझ, शिक्षण अधिगम सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग की बात हो रही है। फिर तीसरा हमारा टॉपिक होता है लैंग्वेज 2 जो है, उसका भी कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में इसमें दे रहा है मतलब समझ से रिलेटेड जो है, समझ, व्याकरण, मौखिक क्षमता, ये सब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये गद्य भाग रहता है। कहने का सेंस हुआ कि लैंग्वेज 1 में आपको पोएट्री रहेगा और लैंग्वेज 2 में आपको स्टोरी टाइप का कुछ रहेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 हम उसी लैंग्वेज को लेंगे जो हमारा लैंग्वेज अच्छा होगा। अगर हमारा हिंदी अच्छा है तो पोएट्री समझने में आसानी पड़ेगी, बट इंग्लिश का पोएट्री समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी ही लें। वहीं अगर पेडागोजी की बात करें तो सेम वही टॉपिक यहाँ भी मिलेगा आपको, सीखना और अधिग्रहण जो लैंग्वेज 1 में मिलेगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने बोलने, मौखिक और लिखित, विविध कक्षा, भाषा कौशल, ये सारा टॉपिक आपका सेम मिलेगा जो लैंग्वेज 1 में था। मतलब लैंग्वेज का टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होता है। कहने का सेंस हुआ कि अगर आप हिंदी का पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, हाँ, बट उसका लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस रहता है। मतलब हिंदी आप अलग हिसाब से लिखते हैं, इंग्लिश आप अलग हिसाब से लिखते हैं, बट टॉपिक इसका आपको सेम मिलेगा। वहीं मैथमेटिक्स की बात करें 30 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, जिसमें कंटेंट से 15 क्वेश्चन और पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट में आपका है ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, हाँ, बट इसका जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो 5 या 6 लेवल तक ही रहता है। मतलब 1 to 5 के लिए पेपर 1 की बात करें तो 6 लेवल तक का आपका डिफिकल्टी लेवल रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का ज्योमेट्री आपसे पूछा जाएगा। शेप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा, सॉलिड से रिलेटेड मतलब सॉलिड शेप से रिलेटेड रहेगा, नंबर से रिलेटेड रहेगा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब रहेगा आपका, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वेट वगैरह है, टाइम है, वॉल्यूम है, डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न है। इसी पैटर्न को लोग रीजनिंग का नाम दे दिए थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न से रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मनी है, फैक्टर मल्टीपल है, एलसीएम एचसीएफ है, फ्रैक्शन है, ये सारा टॉपिक आपको पेपर 1 में देखने को मिलेगा। हालांकि आप सीटेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप अगर सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं तो एक दो टॉपिक इसमें से कम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप देख सकते हैं, इसमें ये सारा टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि इसका जब हम वीडियो बनाए हुए थे, एक स्पेशल आपको वीडियो मिल जाएगा, मैथ्स के डिटेल सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप उसे भी देख सकते हैं। जब हमने वो वीडियो बनाया था तो एक दोस्त ने हमारा मजाक भी उड़ा लिया था कि भाई इस तरह का सीटेट में कब से पूछने लगा, मतलब जनरल कंपटीशन टाइप का इतना टॉपिक कहाँ से आ गया मैथ्स का। बट हमने उसे बड़े प्यार से बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे तो देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सीटेट के सिलेबस में तो दिया ही हुआ है, बट कुछ ऐसा भी टॉपिक है जो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछा जाता है। पेडागोजी की बात करें तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स किस तरह से बच्चों को सिखाया जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग से रहेगा रिलेटेड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग मतलब चिल्ड्रन के थिंकिंग को हमें समझना है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम मतलब करिकुलम जो भी हमारा पढ़ाई का है उसमें मैथमेटिक्स का क्या स्थान है, क्या जगह है, लैंग्वेज है मैथमेटिक्स का, इससे रिलेटेड रहेगा, कम्युनिटी से रिलेटेड रहेगा, वैल्यूएशन से रिलेटेड, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाते हैं उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या होती है बच्चों को, इससे भी रिलेटेड रहेगा, एरर एनालिसिस मतलब बच्चे अगर गलती कर रहे हैं तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग कहने का मतलब बच्चे गलती करेंगे तो पहले उसका डायग्नोस्टिक करना है मतलब उस गलती का हमें पता लगाना है, और फिर रिमेडियल मतलब उसका उपचार करना है। ये सारा टॉपिक मैथ्स का हो जाता है। वहीं ईवीएस की बात करें तो ईवीएस से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंटेंट से 15 क्वेश्चन रहते हैं और पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट इसका जो होता है इसमें फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड रहता है मतलब रिलेशनशिप वगैरह, वर्क और प्ले मतलब कार्य से रिलेटेड रहेगा, एनिमल्स जानवर के बारे में, प्लांट्स के बारे में, फूड के बारे में, शेल्टर के बारे में, वाटर है, ट्रेवल है, और थिंग्स वी मेक एंड डू मतलब चीजें हम बनाते हैं किस तरह से, उससे रिलेटेड रहेगा। मतलब 6 टॉपिक में आपका इसका कंटेंट को बांटा गया है। हालांकि कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिससे आपको आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पिछले बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा, तो कुछ अलग से भी टॉपिक है। उसके लिए आपको सबसे बेटर क्या रहेगा कि एनसीईआरटी का आपका 1 से लेकर के 8 तक का करना है। अगर आप 1 to 5 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 1 to 6 तक का आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। वहीं अगर 8 तक आप फिल कर रहे हैं तो 8 तक का भी आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। ईवीएस का सारा आपका टॉपिक उसमें मिल जाएगा, कवर हो जाएगा। पेडागोजी की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट और स्कोप से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस मतलब ईवीएस का क्या महत्व है इससे रिलेटेड है। एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल एजुकेशन इससे भी रिलेटेड है। लर्निंग प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा।
स्कोप एंड रिलेशन साइंस और सोशल साइंस को मिला करके, जैसे जूनियर क्लासेज में क्या होता है ना कि साइंस और सोशल साइंस को एक साथ मिला करके उसका नाम ईवीएस दे दिया गया। हालांकि हायर क्लासेज में जब हम जाते हैं तो साइंस अलग हो जाता है और सोशल साइंस अलग हो जाता है, बट जूनियर क्लासेज में एक ही दोनों के बदले ईवीएस का प्रावधान किया गया। वहीं एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्कशन सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, टीचिंग मटेरियल मतलब टीचिंग एड्स वगैरह से क्वेश्चन रहता है, प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ये सारा आपका पेडागोजी का है। वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें आपका सीडीपी का सेम वही टॉपिक रहता है, कोई ऐसा नहीं कि पेपर 2 में सीडीपी का टॉपिक चेंज हो जाता है, या लैंग्वेज 1 का जो टॉपिक है वो भी रहता है सेम, और लैंग्वेज 2 का भी टॉपिक रहता है वो भी सेम ही आपको रहता है पेपर 2 में भी। तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैथ्स का पेपर थोड़ा सा उससे मतलब पेपर 1 से पेपर 2 में मैथ्स का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि आप 6 to 8 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 8 लेवल तक का आपको मैथ्स पूछा जाता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा उससे इसका हाई रहता है। जैसे संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम से रहता है, नोइंग ऑफ नंबर रहता है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ऋणात्मक नेगेटिव नंबर से रिलेटेड रहता है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन रहता है, बीजगणित मतलब अलजेब्रा रहता है, अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन रहता है, ज्यामिति ज्योमेट्री रहता है, उसके 2D शेप और 3D शेप के बारे में रहता है, समरूपता सिमेट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से रिलेटेड मिलेगा, डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये सारा मैथ्स का टॉपिक है, तो इसका डिटेल सिलेबस आप आराम से वीडियो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर हम पेडागोजी की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं, क्योंकि मैथ्स से कुल 30 क्वेश्चन रहता है, 20 क्वेश्चन कंटेंट से और 10 क्वेश्चन पेडागोजी से, क्योंकि 60 क्वेश्चन होता है ना मैथ्स और साइंस मिला करके, तो 60 में 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, उस 30 में 20 क्वेश्चन कंटेंट से और 10 क्वेश्चन पेडागोजी से। पेडागोजी में वही गणित है, तार्किक सोच है, जो आपका पेपर 1 का पेडागोजी का टॉपिक था सेम वही टॉपिक आपको इसमें भी मिलेगा, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस से भी 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें कंटेंट से 20 क्वेश्चन रहते हैं और पेडागोजी से 10 क्वेश्चन रहते हैं। कंटेंट इसमें है जैसे भोजन के स्रोत, सोर्सेज ऑफ फूड, यही 6, 7, 8 लेवल तक का आप अगर साइंस क्लियर कर लेते हैं तो आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता, घबराने की कोई बात नहीं है। भोजन के अवयव कंपोनेंट्स ऑफ फूड रहता है, सफाई और भोजन, दैनिक उपयोग की सामग्री, मटेरियल्स वगैरह से रिलेटेड है, जीने की दुनिया, ये सारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब चतुर्थ चलती चीजें, लोग और विचार मतलब मूविंग थिंग, इससे रिलेटेड रहेगा, चीजें कैसे काम करते हैं, हाउ थिंग्स वर्क, विद्युतीय प्रवाह, हाँ एक टॉपिक आपका अच्छा खासा है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 10th लेवल का इलेक्ट्रिसिटी पूछ लिया जाएगा, मतलब 8 लेवल का इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, चुंबक मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन रहेगा, प्राकृतिक घटना नेचुरल फेनोमेना से भी रहेगा, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। वहीं अगर हम पेडागोजी की बात करें 10 क्वेश्चन रहेगा, जैसे विज्ञान की प्रकृति हुआ, प्राकृतिक विज्ञान है, विज्ञान को समझना, दृष्टिकोण, अवलोकन, इस सब से रिलेटेड, मूल्यांकन इवोल्यूशन से रिलेटेड रहेगा, समस्या मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड, उपचारात्मक शिक्षण मतलब रिमेडियल टीचिंग से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। पेडागोजी का आप वैसे टॉपिक अगर मिलाइएगा तो हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में लगभग ये सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस रहता है। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट का पेडागोजी भी अच्छे से कर लेते हैं तो आई होप कि दूसरे सब्जेक्ट का पेडागोजी आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा करके दे देगा, कोई सेम क्वेश्चन आपसे ईवीएस में पूछेगा और वही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा फिर मैथ्स में, मतलब ईवीएस के भी पेडागोजी में वही क्वेश्चन रहेगा और मैथ्स के भी पेडागोजी में वही क्वेश्चन रहेगा। बस ईवीएस में रहेगा कि ईवीएस के क्लास में आप इस तरह से कर रहे हैं और मैथ वाले में रहेगा कि मैथ्स के क्लास में आप हैं तो कैसे करेंगे। बस थोड़ा सा लैंग्वेज से खेल जाएगा। सीटेट वालों का तो पुराना आदत है कि लैंग्वेज से खेल जाते हैं और इसी वजह से हो सकता है बहुत सारे बच्चों का नंबर भी कट हो जाता है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 150 मिनट बहुत काफी टाइम होता है। वहीं अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो इतिहास मतलब हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें कब कहाँ कैसे, व्हेन वेयर हाउ, पहले किसान और चरवाहे, सबसे पुराने समाज, प्रारंभिक समाज, पहले शहर, नए विचार, पहला साम्राज्य, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, इस सबसे रिलेटेड, दिल्ली के सुल्तान, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक बदलाव, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था, राष्ट्रवादी आंदोलन, आजादी के बाद का भारत, मतलब ये सारा टॉपिक आपका है। सिंपल आप 8 तक का एनसीईआरटी देख लेंगे तो आपको पेपर में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आसानी से आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते। वहीं सोशल साइंस का दूसरा टॉपिक आपका भूगोल होता है, ज्योग्राफी होता है, इसमें सौर मंडल से रिलेटेड रहेगा, मतलब प्लेनेट से रिलेटेड रहेगा, आपको सोलर सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, ग्लोब रहेगा, आपको पर्यावरण और अपनी समग्रता इससे रिलेटेड रहेगा, वायु पानी मानव मतलब एयर वाटर ह्यूमन इससे रिलेटेड रहेगा। और वहीं सिविक्स या पॉलिटिक्स की बात करें,
इसका टॉपिक है सरकार, स्थानीय सरकार मतलब डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रहेगा, जीविका चलाना, लोकतंत्र इससे रिलेटेड रहेगा, सामाजिक न्याय, हाशिए पर रहने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से पूछे जाएंगे एसएसटी में, मतलब एसएसटी में 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी मतलब उससे कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अकेला आपका हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और सिविक्स मतलब पॉलिटिकल लाइफ से भी 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ 40 क्वेश्चन हुआ और 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी का पूछा जाएगा। पेडागोजी का सेम वही टॉपिक है जो आप पीछे देखे हैं, सामाजिक विज्ञान रहेगा, गतिविधियां, अवलोचनात्मक सोच, पूछताछ, ये सारा चीज सामाजिक विज्ञान, ये सारा टॉपिक है। मतलब पेडागोजी का टॉपिक यही सब आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने टॉपिक को अच्छे से देख लिया है। अब हम सीटेट एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीटेट का सिलेबस बहुत हार्ड है, सीटेट का सिलेबस बहुत सिंपल सा है। बस उसमें लैंग्वेज का बात होता है। अगर आपका लैंग्वेज अच्छे से आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, जो लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उसमें आपको आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है। सबसे पहला इसका सिलेबस तथा एग्जाम पैटर्न को ठीक प्रकार से समझे। मतलब सिलेबस अगर आपको मेरे वीडियो से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे किसी भी टीचर का सर्च करके आप उसका सिलेबस देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। उसके बाद नया टॉपिक, कहने का सेंस हुआ कि जो भी हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है, जैसे पहले था कि नॉर्मली जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आता था, तो बात अभी भी वही है कि सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, मतलब लेकिन क्वेश्चन पूछने का कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। जैसे पहले कथन और तर्क से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन कभी कभी वो भी पूछा जाता था, बट अब क्या करता है, कथन और तर्क वाला आपको क्वेश्चन 4-5 भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको आसानी से आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद कह रहे हैं एनसीईआरटी बुक को ठीक प्रकार से पढ़े, मतलब हमको 3 से लेकर के और 8 तक का हमारा एनसीईआरटी का बुक अच्छा से कंप्लीट होना चाहिए, और उसका बहुत बड़ा बुक का सिलेबस नहीं रहता, तो आसानी से आप घर बैठकर एक एक चैप्टर अगर आप देखें तो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने बाकी है, 60 दिन में आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर 2-2 घंटे आप रोज पढ़ते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन हमारा जो होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें देखना है। कहने का सेंस हुआ कि सीटेट में क्वेश्चन को इतना रिपीट किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप देखेंगे, 4-5 सेट अगर आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। सिलेबस के बारे में बता ही दिया ना कि सिलेबस बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो सिलेबस ज्यादा नहीं तो क्वेश्चन कहां से आएगा, तो उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई जरूरत। उसके बाद नोट्स का अध्ययन और पुनरावृत्ति करें। अगर आपके पास किसी टीचर का नोट्स है तो आप उसका अध्ययन करें, और पुनरावृत्ति मतलब बार बार उसका अभ्यास करें। अगर आपको नोट्स नहीं है तो कहीं से आप परचेज कर ले, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिक्षण विषय के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। मतलब शिक्षण का जो भी विषय है हमारा, जो जो टॉपिक है हमारा, जैसे सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, लैंग्वेज हुआ, मतलब वो सारा टॉपिक का हमें क्वेश्चन का अभ्यास करना है। मॉक टेस्ट का अभ्यास अवश्य करें। मॉक टेस्ट लगाने से आपको क्या होगा कि रियल वाली फीलिंग आएगी कि इस तरह से एग्जाम में होगा, उसका टाइमिंग आपको मेंटेन करना होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 150 मिनट का जो हमारा टाइम है उसमें हमारा टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका लेवल अच्छा खासा बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। कहने का सेंस हुआ कि सीटेट में तो नेगेटिव मार्किंग की कोई बात है ही नहीं, तो क्वेश्चन का हमें आंसर देना, अगर नहीं भी आता है फिर भी हम दे देंगे, हो सकता है सही हो जाए, लक की बात है। अगर नहीं हुआ तो कौन सा हमसे नंबर कट कर ले रहा है। तो सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। एकाग्रता और धैर्य रखें और चिंता ना करें। मतलब एकदम हमें एक्टिव रहना है, धैर्य बना करके रखना है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि सीटेट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बीपीएससी का एग्जाम है या यूपीएससी का एग्जाम है कि क्लियर नहीं कर सकते हैं। आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एकाग्र रहे, ध्यान रखें, चिंता ना करें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सीटेट वाले लैंग्वेज से खेलते हैं, तो उसके लैंग्वेज को समझना है। कहीं पे अगर सेम क्वेश्चन दे देगा और नहीं बस लगा देगा, हो सकता है बहुत सारे बात में लोग नहीं देखते हैं, मतलब नोट आप नहीं देखते हैं और 1 नंबर आपका कट हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है। उसके बाद कह रहा है अपने आप पर विश्वास रखें और सकारात्मक रहे। कहने का सेंस हमें तो खुद ही पे विश्वास रखना है ना, कि हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट। ऐसा नहीं कि दूसरा कहते कि अरे तुम नहीं कर सकते हो। हम भी जिस समय सीटेट का एग्जाम देते थे, हमें भी बहुत सारे लोगों ने हमें बोला था कि अरे तुमसे क्या होगा, तुमसे क्या होगा। इस तरह से बोलने वाले लोगों का आप मुंह थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। तो आप सकारात्मक सोच रखना है, मतलब पॉजिटिव हमको सोचना है कि हम कर सकते हैं, अच्छा से कर सकते हैं। किसी भी एक प्रश्न पर बहुत अधिक समय व्यर्थ ना करें। कहने का सेंस है कि एक क्वेश्चन पे हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो हमें नेक्स्ट कर देना है, मतलब स्किप कर लेना है, उस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद हमेशा उन प्रश्नों को पहले करें जो आपको आते हो तथा कम से कम में हो जाए। मतलब कम टाइम में जो होने वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको आसानी से आता है उसको आप पहले सॉल्व करेंगे और बाद में हम फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू।